हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एलटी ग्रेड की जूलॉजी की जो ये हमारी क्लास है, जिसमें आज हम लोग लैमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो पढ़ते चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लैमार्कनिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद डार्विनवाद, इसके साथ न्यू डार्विनवाद, इन 3 टॉपिक को आज के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इसी चैनल पे बॉटनी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके साथ साथ एलटी ग्रेड के लिए जीएस जीके भी कराया जा रहा है, आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लैमार्क ने अपने संगृहीत गुणों और वंशानुगत के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लासीकरण उदाहरण का प्रयोग किया? बकरी, जिराफ, घोड़ा या हाथी? किसका यूज किया था लैमार्क ने? तो बहुत ज़्यादा फेमस सिद्धांत है लैमार्क का, आप सभी को पता है। इन्होंने जिराफ का यूज किया था। इन्होंने बताया था कैसे जिराफ जो है अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने अडाप्टेशन के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए अपने गर्दन को ऊंचा उठाता है पत्ती को पाने के लिए, और धीरे धीरे इसकी गर्दन जो है वो ऊंची होती चली जाती है। ठीक है। लैमार्क कौन थे? तो ये फ्रांसीसी प्राकृतवादी थे और इस विचार के शुरुआती प्रवर्तक थे कि जैविक विकास हुआ है और प्राकृतिक नियमों के अनुसार आगे बढ़ा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने जिराफ को जो है अपने उदाहरण के रूप में शामिल किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे पेड़ की टहनियों से ऊंचा जो है ये लोग टहनियों से पत्तियां खाने के लिए अपने गर्दन को उठाते गए, उसी तरह इनके जो गर्दन है वो बढ़ती चली गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्रायः क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डिस्टेंस विद चेंज या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राम प्लाज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क का आधार उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति है। 1809 में लैमार्क की किताब एक आई थी जिसका नाम फिलोसफिक जूलॉजी है। इसमें जो है इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत के रूप में लैमार्कवाद को प्रतिपादित किया था। ठीक है। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था और इन्होंने बताया था कि जो जैव विकास है वो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत के आधार पर होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैमार्क के जैविक विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन, तो अभी हम लोगों ने देखा लैमार्क का जो जैविक विकास का सिद्धांत है उसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत का सिद्धांत ही लैमार्क के जैविक सिद्धांत का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या था? तो लैमार्क का सिद्धांत लैमार्क ने ही दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैमार्कवाद का आधार क्या है? तो लैमार्कवाद का आधार इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर है। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लैमार्क थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जेबी लैमार्क। ठीक। अगला क्वेश्चन, जीवों के उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत के सिद्धांत को किसने दिया? तो हम सभी ने अभी देखा किसने दिया, लैमार्क ने दिया। यही क्वेश्चन एलटी ग्रेड, बिहार पीजीटी, यूपी पीएससी, टीजीटी बायोलॉजी सब में जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, कि एक्वायर कैरेक्टर इन लिविंग बीइंग किसने दिया है, मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर किससे संबंधित है? तो ये लैमार्कवाद से संबंधित है। जो में उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, जिसमें इन्होंने यह कहा कि अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण उत्पन्न ये परिवर्तन वंशानुगत होते हैं और ये समय के साथ परिणाम में बढ़ते जाते हैं। लेकिन लैमार्क ने जीवन काल में ही उनके सिद्धांतों की आलोचना भी होने लगी थी। जो उन्होंने कहा था कि यूज के हिसाब से जो अंग हैं वो बढ़ते छोटे होते रहते हैं और ये जीवित ही थे, तभी इस सिद्धांत की जो है आलोचना भी होने लगी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैमार्कवाद का आधार क्या था?
अंग का विकास, अंग की कमी, उपापचय का प्रभाव या पर्यावरण का प्रभाव। तो लैमार्कवाद का जो आधार था वो पर्यावरण का प्रभाव था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने किसके आधार पे जो है वो अपने सिद्धांतों को दिया था। सबसे पहले अगर हमें किसी का नहीं पता, लैमार्क का तो पता ही है, इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत के आधार पे दिया था। डार्विन ने किस पे दिया, तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो नेचुरल सिलेक्शन पे था। ह्यूगो डी ब्रिज, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। और ओपेरिन जो थे, इन्होंने जो है वर्जिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4 आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत दिया। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। और ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डार्विनवाद से पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग लैमार्कवाद से पढ़ रहे थे, उसी तरह अब कुछ क्वेश्चन हम डार्विनवाद से पढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार के अध्ययन का प्रारंभ किया था? पी.एल. स्कैटर, ए.आर. वेलेस, चार्ल्स डार्विन या फिर एच. स्पेंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.आर. वेलेस। अल्फ्रेड रैसल बैलेस, इन्होंने 1823 से यानी 1823 से 1913, मतलब 1823 में इनका जन्म हुआ, 1913 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म वेल्स में हुआ था। ये एक खोजकर्ता, कलेक्टर, प्रकृतवादी, भूगोलवेता, मानव विज्ञानी और राजनीतिक टिप्पणीकार थे। ये जानवरों का भौगोलिक वितरण, जीवित और विलुप्त जीवों के अध्ययन के साथ पृथ्वी की सतह के पिछले परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए करते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? तो हम सभी को पता है कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने कब दिया? 1882 में, 1882 में, 1882 में। लैमार्क के विरोध, मतलब लैमार्क का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि जीवों की सभी प्रजातियां छोटे विरासत में मिली विविधताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न होती हैं और विकसित होती हैं। वे जीव जो प्रतिस्पर्धा करके जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाती हैं, उन्हें डार्वियन सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव के स्पर्धा के विचार को निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया? इन्होंने जो उद्भव में स्पर्धा बताई है वो कहाँ से ली है? जिन्होंने टी.आर. माल्थस की थ्योरी है उसी से लिया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को टी.आर. माल्थस से लिया गया है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस कौन थे? तो ये एक राजनैतिक, अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में एक अंग्रेजी विद्वान थे। इनके सिद्धांत को माल्थुनियसवाद के रूप में जाना जाता था। इसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि हमेशा आग आपूर्ति से आगे निकल जाएगी और प्रजनन पर कठोर सीमा के बिना मानव जात की बेहतरी असंभव है, ये मतलब इन्होंने बताया था। और डार्विन ने प्रकृति चयन को अपने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को यहीं से लिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, गैलापागोस फिंचेस जो कि डार्विन के गैलापागोस द्वीप पर देखा गया, चिड़िया, मेढक, छिपकली या चूहा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बर्ड्स। गैलापागोस फिंचेस जो डार्विन के गैलापागोस द्वीप पर देखा गया वह एक चिड़िया थी। चार्ल्स डार्विन ने छोटे गौरैया जैसे काले पक्षियों के एक समूह को मजबूत छोटी चोंच के साथ देखा, जिन्हें आज डार्विन के फिंचेस के रूप में जाना जाता है। ये पक्षी अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग थे, लेकिन वे एक दूसरे के निकटता से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके चित्र दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक मैनालिज्म की संवृत्ति यानी कि घटना प्रदर्शित करती है प्रेरित उत्परिवर्तन को, प्रजनन अलगाव को, प्राकृतिक चयन को या फिर भौगोलिक पार्थ को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेचुरल सिलेक्शन को। द फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेनालिज्म त्वचा, पंख या फर का गहरा एक औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जानवरों की आबादी द्वारा प्राप्त किया गया, जहां पर्यावरण कालिक, अंधेरा या फिर गहरा था। ठीक, औद्योगिक मेनालिज्म की समृद्धि यानी घटना जो है वो प्राकृतिक चयन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मैनालिज्म इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैलानिज्म। इंडस्ट्रियल मैलानिज्म जो है ये किसका उदाहरण है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं उस घटना को दर्शाती है ये, ठीक है। औद्योगिक मैनालिज्म कई आर्थ्रोपोड्स के प्रमुख विकासवादी प्रभाव हैं। औद्योगिक मैनालिज्म आधी सदी के लिए कार्यवाही में डार्विन का प्राकृतिक चयन का एक उदाहरण था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? सबसे पहले तो वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको स्टार मार्क करिएगा। ये जो किताब है ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है और ये प्रकाशित हुई थी 1859 में, ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों में स्थित कई द्वीपों में जीव जंतुओं पर एकत्रित आंकड़ों की सहायता से प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा स्पीसीज के उद्भव को प्रमाणित करने का सफल प्रयास किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विचार करना, अधिक उत्पादन, प्रजातियों की उत्पत्ति, योग्यता की उत्तरजीविता, अस्तित्व के लिए संघर्ष और प्राकृतिक चयन। अब आपको बताना है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट प्रजातियों की उत्पत्ति में कारकों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सबसे पहले डार्विन ने क्या किया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले तो ओवर प्रोडक्शन होगा, अतिवृद्धि होगी। ऑप्शन ए सही है, पहला सही है एक। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा आपका प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं, स्ट्रगल फॉर एक्साइटेंस यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा। अधिक उत्पादन जब किसी चीज़ का हो जाएगा तो वो जीवन के लिए संघर्ष करेगा। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यता की उत्तरजीविता होगी। फिर उसके बाद प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन होगा। उसके बाद वर्जिन ऑफ स्पीसीज होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, फिर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, वर्जिन ऑफ स्पीसीज यानी एक स्पीसीज का जो है उत्पत्ति हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के अपने सिद्धांत में डार्विन ने किस घटना को ध्यान में नहीं देखा था? अनुकूलन, एक प्रजाति के सदस्यों का अधिक उत्पादन, विविधताएं या उत्परिवर्तन। किस घटना को डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में बहुत अच्छे से नहीं देखा था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन के निम्नलिखित घटना अति उत्पादन, अस्तित्व के लिए संघर्ष, विविधता और प्रजातियों के प्राकृतिक चयन, अनुकूलन, मूल्य की आनुवंशिकता, अस्तित्व शामिल है, जबकि डार्विन ने प्रकृतिवाद चयन में उत्परिवर्तन के विकासवाद के सिद्धांत को नहीं लिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन किस पर संचालित है? तो प्राकृतिक चयन जो है वो इंडिविजुअल संचालित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक चयन व्यक्तिगत जो है कार्य करता है, व्यक्तिगत स्तर पर जो है वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन के माध्यम से जानवरों का विकास किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? किसने प्रस्तावित किया? तो नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से जानवरों का विकास डार्विन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया? 1859 में किया। किसमें किया? इनकी एक बुक थी नेचुरल सिलेक्शन, द वर्जिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक थी। इसमें इन्होंने जो है 1859 में प्राकृतवाद मतलब प्राकृतिक चयन के माध्यम से जानवरों के विकास को संबोधित किया है। किसने? डार्विन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1859 में प्रकाशित वर्जिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक किसकी है? तो डार्विन की है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसकी है ये? डार्विन की है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैमार्क की बुक कौन सी थी, तो फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी, ये लैमार्क की बुक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण का मत किसमें प्रस्तुत है? तो प्राकृतिक चयन जो है चार्ल्स डार्विन की जो बुक है वर्जिन ऑफ स्पीसीज, इसी में प्रस्तावित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की बुक जो 1859 में आई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए उपार्जित लक्षणों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। ये हमने अभी जब लैमार्कवाद पढ़ रहे थे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, डार्विनवाद के सह
खोजी कौन थे, यानी कि डार्विन के साथ इनके सहायक कौन थे, तो वेल्स थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन थे? वेल्स जो थे, इन्होंने डार्विन की सहायता की थी। बेल्स ने जो है इनके साथ सहयोगी के रूप में कार्य किया था। चार्ल्स डार्विन ने 5 वर्ष बाद ब्रिटिश सरकार के विश्व सर्वेक्षण जहाज से लौटने के बाद भूविज्ञान विषय पर कई पुस्तकें लिखी। इसी समय इनके मस्तिष्क में जीव जातियों की उत्पत्ति के बारे में परिकल्पना उत्पन्न हुई। तभी इन्हें वेल्स का एक लेख मिला। वेल्स के विचार उनके विचारों से मिलते जुलते थे, अतः उसी वर्ष इन्होंने अपने और वेल्स के संयुक्त नाम से इस परिकल्पना को छपवाया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पैनजीनस की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? पैनजीनस की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो यही चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने पैनजीनस की अवधारणा जो है वो दिया था। डार्विन ने कल्पना की थी कि किसी जीव के प्रत्येक अंग उस अंग की बहुत छोटी अदृश्य किंतु एकदम उसके जैसी प्रतियां उत्पन्न होती हैं। इसी को पैनजीनस अथवा मुकुलन कहा गया। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप लेकर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैमार्क का सिद्धांत लैडरबर्ग्स का प्राकृतिक प्रयोग बताता है। लैडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन क्या कहता है? लैमार्क का सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन का सिद्धांत। ठीक, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। लैडरबर्ग्स का जो लैडरबर्ग्स रिप्लिका का प्रयोग है, ये डार्विन वाद की व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। आंतरिक संरचना का, बाह्य संरचना का, भौगोलिक वितरण का या उपयुक्त सभी? जैव विकास के संदर्भ में जो डार्विन फिंच है वो भौगोलिक वितरण का प्रमाण देती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊंट एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है। यह उदाहरण है किसका है? योग्यता की, उत्तरजीविता का, विकासोन्मुख विकास का, पृथक्करण का या असंतत वितरण का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का। ऊंट एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है। यह एक असंतत वितरण यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण है। असंतत वितरण से संबंधित जीवों की आबादी दुनिया के व्यापक रूप से अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। ऊंट और लामा दोनों ही कैमिलिडियन परिवार का हिस्सा हैं। ऊंट एशिया के गर्म और सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, जबकि जो लामा है वो दक्षिण अमेरिका के ठंडे और सूखे पहाड़ों पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अब हम कुछ क्वेश्चन नौ डार्विनवाद से करेंगे। न्यू डार्विनिज्म से जो क्वेश्चन अभी तक हमारे किसी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है। मोस्ट कन्विंसिंग इज डार्विन थ्योरी इज, मतलब जो डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त किससे संबंधित है? माल्थस का निबंध, पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जातियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। डार्विन के सिद्धांत में सबसे भरोसेमंद योग्यतम की उत्तरजीविता है। डार्विन के अनुसार सबसे उपयुक्त और फिट जीव अस्तित्व के संघर्ष में सफल होते हैं और केवल वे सदस्य ही जीवित रहते हैं जिनमें उपयोगी विविधताएं होती हैं। इन्हें प्राकृतिक चयन या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता रहने का मूल विचार हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल गया इंपॉर्टेंट कि योग्यतम की उत्तरजीविता रहने का मूल विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो हार्वर्ड स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने जो है ये विचार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स, प्राकृतिक चयन का क्या मतलब है? बेहतर एडॉप्टेशन यानी कि बेहतर अनुकूलनशीलता, बेहतर अस्तित्व, कम अनुकूलित का उन्मूलन या उपयुक्त सभी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। प्राकृतिक चयन का जो मतलब है
वो बेहतर अनुकूलनशीलता, बेहतर अस्तित्व और बेहतर जो है कम अनुकूलित का उन्मूलन, तीनों ही जो है प्राकृतिक चयन का मतलब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादी में जीन रूपी तथा एलील जीन दोनों को ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इससे तत्कालिक वातावरणीय दशाओं में बेहतर अनुकूलन की क्षमता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नौ डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। नौ डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए क्या उत्तरदायी है? म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जहां डार्विनवाद ने केवल नेचुरल सिलेक्शन को जोड़ दिया था, वहीं नौ डार्विनवाद जो है ये म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों को ही जोड़ देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, डार्विन के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जैव विकास द्वारा हुई तथा विकास मुख से प्राकृतिक वर्ण का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई? यानी जो लैमार्क का सिद्धांत है उस पर आपत्ति किसने जताई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए वीजमैन। ए वीजमैन नामक वैज्ञानिक जो 1980 में आए, इन्होंने लैमार्क के उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत को जो है अस्वीकार कर दिया। इन्होंने 20 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटकर और उन्हें प्रजनन करके देखा। उन्होंने लैमार्क का जो सिद्धांत था कि जो चीज़ जितना यूज होगा वो रह जाएगा, जो नहीं यूज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, इसको जो है ए बीजमैन ने जो है वो खारिज कर दिया। ए बीजमैन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बीजमैन जो है इन्होंने किस पर जो है कार्य किया था? तो इन्होंने चूहों पर जो है कार्य किया था, चूहों की पूंछ काट कर जो है खोज करी थी। अगला क्वेश्चन, वह नवीनतम सिद्धांत जो विकास की व्याख्या करने के लिए सक्षम है। विकास की व्याख्या करने के लिए सक्षम कौन सा सिद्धांत है? लैमार्कवाद का सिद्धांत, डार्विनवाद का सिद्धांत, उत्परिवर्तन के सिद्धांत द्वारा या फिर कृत्रिम सिद्धांत द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम सिद्धांत के द्वारा। लैमार्कवाद क्या है? तो ये उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत का सिद्धांत है। डार्विनवाद नेचुरल सिलेक्शन पर उपस्थित है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रीज के द्वारा दिया गया था। और जो नवीनतम कृत्रिम सिद्धांत है ये एक वैज्ञानिक थे, टी डोबजेनेस्की। इसके साथ इनका सहयोगी थे JVS हॉल्डेन, RS फिशर, सिवल राइट, अर्नेस्ट मेयर। इन सभी ने जो है नवीनतम कृत्रिम सिद्धांत की व्याख्या की थी और यही जो है वर्तमान विकास की व्याख्या को करने में सक्षम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। PGT बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग म्यूटेशन के देखेंगे। अभी तक हम लोग लैमार्क, डार्विन और न्यू डार्विन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन म्यूटेशन से देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आया है। पहला क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो उत्परिवर्तनवाद का वर्णन जो है ह्यूगो डू ब्रीज के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद का वर्णन ह्यूगो डू ब्रीज के द्वारा किया गया। उत्परिवर्तन DNA के जर्म प्लाज्म में होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है विलोपन, निवेशन, प्रतिलिपि, एक क्षारक युग्म के परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। पॉइंट म्यूटेशन में जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है। DNA अणु के संकेत सूचना वाहक जीनों में उत्परिवर्तन से मिलते हैं। इन जीनों के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाली प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम बदल जाते हैं और आनुवांशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रभावित हो जाते हैं। जीन स्तर के इस उत्परिवर्तन की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे मूक जीन उत्परिवर्तन, लुप्त बोध उत्परिवर्तन, निषेध बोध उत्परिवर्तन, योजना विस्थापन उत्परिवर्तन, ये सभी इसकी जो है वो श्रेणियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन क्या है? तो जीन के एक बेस में परिवर्तन ही पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। चेंज इन अ बेस ऑफ जीन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपायों का म्यूटेशन उत्प्रेरित करना निम्न में से संभव है? कुछ रसायनों द्वारा, विकिरणों द्वारा, केमिकल एंड रेडिएशन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केमिकल और रेडिएशन दोनों के द्वारा। कृत्रिम उपायों द्वारा म्यूटेशन जो है उत्प्रेरित करना रसायनों और विकिरणों दोनों के द्वारा संभव है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पुनः संयोजन करता है, या नई भिन्नता पैदा करता है, या प्रकृति में संतुलन लाता है, या जीवन के लिए संघर्ष को रोकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह
इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, यह नई भिन्नता पैदा करता है। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यह नई भिन्नता जो है वो पैदा करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश के द्वारा डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया। कौन सा वो सिद्धांत है जो डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया? पेंजीवाद, उत्परिवर्तनवाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पेंजीवाद जो है डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा दिया गया था। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वंशानुगत, अचानक वंशानुगत अनुवांशिकी परिवर्तन है नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, म्यूटेशन या ऑल ऑफ एबव? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, म्यूटेशन। अचानक वंशानुगत अनुवांशिकी परिवर्तन को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी जीव के लिए लक्षण में आकस्मिक यानी कि सडन चेंज आ जाए तो उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकासवादी सफलता के लिए निम्नलिखित में से किसमें उत्परिवर्तन होना चाहिए? दैहिक आरएनए यानी सोमैटिक आरएनए में, जर्मप्लाज्म डीएनए, सोमैटिक डीएनए या नन ऑफ एबव? सही जवाब ऑप्शन बी, जर्मप्लाज्म डीएनए में। विकासवादी सफलता के लिए जर्मप्लाज्म डीएनए में उत्परिवर्तन होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन पहली बार प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया किसने किया था? H.J. मुलर, ह्यूगो डी व्रीज, जेम्स वाटसन या फिर हरगोबिंद खुराना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, H.J. मुलर। विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन की सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से जो पहली बार प्रयोग है वो H.J. मुलर के द्वारा 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। हरगोबिंद खुराना ने प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, हरगोबिंद खुराना को। जेम्स वाट्स ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन, जैविक विकास की व्याख्या करने वाला उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? थोड़ा सा पीडीएफ ब्लर है, आगे सही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। सही जवाब ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन क्या है? तो उत्परिवर्तन जो है जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों का अंतर्निहित परिवर्तन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई जीन उत्परिवर्तन युग्मों से मूल रूप से उत्परिवर्तित होता है तो ऐसे उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऐसे उत्परिवर्तन को रिवर्स उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उत्परिवर्तन मुख्य रूप से जीव में भिन्नता के लिए जिम्मेदार है। जब कोई जीन उत्परिवर्तन युग्मक से मूल रूप से उत्परिवर्तन करता है तो ऐसे उत्परिवर्तन को रिवर्स उत्परिवर्तन कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रिका का विनाश कहाँ होता है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करेगा, कोशिका को मार डालेगा, कोशिका में जीन उत्परिवर्तन का कारण बनेगा या कोशिका विभाजन को रोकता है? तो कोशिका के जो केंद्रिका का विनाश है वो कोशिका में जीन उत्परिवर्तन का कारण बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, म्यूटेशन आर मेनली, उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं हार्मफुल, बेनिफिशियल, रिसेसिव या फिर डोमिनेंट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्मफुल। अब तक जितने भी तथ्य ज्ञात हैं उनसे स्पष्ट है कि स्वतः एवं प्रेरित उत्परिवर्तन की प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता है। अधिकांश उत्परिवर्तन विकल्पी अप्रभावी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक प्रभाव वाले होते हैं, ठीक है। लगभग 0.1% ही लाभदायक होते हैं, बाकी लगभग जो होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। जीन पूल में प्रवेश के लिए कैसा उत्परिवर्तन होना चाहिए? तो ये जर्म सेल में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन जनन कोशिकाओं में होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवर्तन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई? डेलब्रुक द्वारा, डेलब्रुक एंड ल्यूरिया द्वारा, पाश्चर द्वारा या फिर प्लांटस द्वारा? परिवर्तन की प्रक्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेलब्रुक के द्वारा, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत क्या है? म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो या फिर जीन एक्सचेंज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूटेशन। जातीय लक्षणों के अकस्मात होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। इसके बारे में ह्यूगो डे व्रीज ने सर्वप्रथम अध्ययन किया और 1901 में इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत भी दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है, क्यों? क्योंकि यह पुनर्संयोजन करता है, या नई भिन्नताएं पैदा करता है, या प्रकृति में संतुलन लाता है, या जीवन के संघर्ष को रोकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह नई भिन्नताएं पैदा करता है, इसलिए उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नई भिन्नताएं पैदा करता है, इससे नई जीव जातियों का उद्भव हुआ है। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे के कुछ क्वेश्चन कालांतर में विकास यानी एवोल्यूशन थ्रू एजेस से जो क्वेश्चन आए हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एल्टीग्रेड, इन सब में उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।